nation. Now I'm Pradeep Nambiar. In this we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As we say, the main news that we talk about today is नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 24/7 हम काम करेंगे 2047 के लिए। 15 पॉइंट रोड मैप है विकसित भारत 2047 के लिए। ही इज एब्सोल्युटली डिटरमाइंड। मोदी जी विकसित भारत 3 संकल्प ले लिया है 2047। सेकेंड इज राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का कहना है बीजेपी एंड द आरएसएस अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के खिलाफ है बीजेपी और आरएसएस, बट कांग्रेस विल प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। कांग्रेस लोकतंत्र के पिलर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, संविधान के पिलर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, राहुल गांधी जी। और बिहार में वही हाल है। बिहार में भ्रष्टाचार से तंग आकर पूल ने फिर ली जल समाधि। Pools are doing Jal Samadhi corruption se tang aakar. We welcome to our studios Hanuman Pawar ji from Indian National Congress. Pawar sahab, namaskar. Welcome to the show. Pawar sahab, namaskar. Welcome to the show, Pawar sahab. We have Arzu Khan from RJD, Rashtriya Janata Dal. Arzu Khan sahab, namaskar. Welcome from Patna. You are joining us from Patna. Arzu Khan, then shortly we'll be joined by Shivrai Kulkarni. He'll be joining us from Vidarbha, Nagpur about. Hanuman Pawar ji, we'll start from you. आपने देखा कि मोदी साहब इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। मोदी साहब कह रहे मैं 47 का संकल्प लिया है विकसित भारत का, और आज उन्होंने कहा कि 24/7 फॉर 2047 ये 15 पॉइंट का रोड मैप मोदी जी ने किया कि दिस इज द रोड मैप फॉर 2047। मगर पवार साहब राहुल गांधी जी ने कहा लोकतंत्र खतरे में, BJP and RSS are against democracy, मगर Congress will protect democracy. Congress will protect the pillars of democracy and the संविधान. How do you see the statement? दो चीज है कि लोकतंत्र बगैर ये कैसे हासिल होगा? पवार साहब, मोदी जी, विकसित भारत के सपने पूरे देश में पूरे जोर शोर से हम सभी भारतवासियों ने हमने 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस हमने पूरे देश भर में मनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मुखिया देश के हमारे जो तीसरी बार कुर्सी पे बैठे हैं, लाल किले से जो वो भाषण कर रहे थे वो बहुत ही अहम भाषण रहता है। हर एक आज तक जितने पंतप्रधान हुए, प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने एक देश को रोड मैप दिया है, एक देश के आगे की नीति क्या होगी, किस तरह से हम आगे जाएंगे, हमने क्या हासिल किया है, ये सब बातें उस भाषण में रखी जाती थी। 1 घंटे 38-40 मिनट का वो भाषण मैंने पूरे कान में मेरे जान लाके मैंने सुना। मोदी साहब ने जो दावे वहां किए, चाहे वो डेमोक्रेसी को लेके हो, चाहे वो किसान खेती के लिए हो, चाहे वो हमारे नौजवानों के लिए हो, हमारे खिलाड़ियों के बारे में हो, या हमारी महिलाओं के बारे में हो, इस देश के सभी राज्यों को जो वाटा मिलना चाहिए, जिसका हिस्सेदारी हमारी है, उसके बारे में हो, मोदी साहब का जो भाषण है, वो भाषण 10 साल में मोदी साहब ने जो किया नहीं वो किया है, ऐसे बताने की वो जरूरत थी। पूरा देश जानता है कि किसानों का आज क्या हाल है। MSP की मांग किसान हर रोज हर गली चौराहे में हर एक किसान मांग कर रहा है। उसके लिए दिल्ली से लेके हमारी छोटे छोटे मोहल्ले तक का किसान यही मांग करता है कि हमें MSP मिलनी चाहिए। हमें जो आपने बोला था 2014 को भी मोदी साहब ने बोला था, 2019 को भी बोला था कि हम MSP देने वाले हैं। मोदी साहब ने किसानों के बारे में इस 78वें हमारे स्वतंत्रता दिवस में देश को संबोधित करते हुए कुछ भी बात कही नहीं। मोदी साहब ने कहा कि हम खिलाड़ियों का सम्मान करने जा रहे हैं, हमारे खिलाड़ी अच्छी तरह से खेल रहे हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया जा रहा है, खेल का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन विनेश फोगाट को जो सहना पड़ा, विनेश फोगाट को और उनके साथी जो थे, जो रेसलर थी, उनको जो इस देश में भुगतना पड़ा, एक स्टेट की जिम्मेदारी जो होती है, उस जिम्मेदारी से मोदी सरकार अपना मुंह फेर के गई थी, ये हमने देखा था। उसके बाद मोदी साहब ने कहा कि देश विकास की राह पे चल रहा है, देश में प्रगति हो रहा है, लेकिन मोदी साहब घटती GDP पे बात करना क्यों नहीं चाहते? मोदी साहब आंकड़े लेके क्यों नहीं बात करते? मोदी साहब हवा में बात करते हैं। मोदी साहब चुनावी प्रचार में जो सभाएं होती है उस मूड से अभी भी वो बाहर नहीं आए। हमारा महाराष्ट्र ले लो, तमिलनाडु ले लो, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, इन राज्यों में या बिहार हो, इन राज्यों में कोई अपना है कोई पराया है, ऐसा भाव सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए। हर एक स्टेट हिंदुस्तान का है। इस नेशन में हर एक स्टेट का उतना ही योगदान है, जितना बिहार का है, उतना महाराष्ट्र का है, उतना आंध्र का है, उतना तमिलनाडु का है, उतना ही हरियाणा कश्मीर का है। लेकिन मोदी साहब ने बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए अलग कुछ तो किया,
करना ही चाहिए, हर एक स्टेट का उसमें अपना एक रोल होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू महाराष्ट्र देता है उसको आप अपने जो अर्थ संकल्प है उसमें आप बाजू रखते हो। जीएसटी का जो हमारा हिस्सा है उसके अगेंस्ट आप हमें महाराष्ट्र को क्या दे रहे हो? तो ये चुनाव जीतने के लिए और अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए इस देश का सेंट्रल गवर्नमेंट अगर काम करेगा तो ये देश में नहीं चलेगा। मोदी साहब ने इसी भाषण में कहा कि पहले आतंकी हमले करते थे, तब घर में घुस के हमारे हमले करते थे, लेकिन अब हम जब हमले होते हैं तब हम उसका जवाब देते हैं। मोदी साहब जब ये बात कर रहे थे तभी हमारे नौजवान भाई, तभी हमारे मिलिट्री के भाई कश्मीर में शहीद हो रहे थे, जम्मू में शहीद हो रहे थे। लगातार हमारी देश की मिलिट्री पे आतंक के हमले कर रहे, लेकिन मोदी साहब चुनावी भाषण में मशगूल है। तो इस देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, इस देश के किसानों का मुद्दा हो, इस देश के सभी स्टेट को एक समभाव से निधि देने का या विकास में उनको बढ़ावा देने की बात हो, खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, मोदी साहब चुनावी जुमलों से आगे नहीं जा रहे हैं। इसीलिए राहुल जी कहते हैं कि इस देश में अगर लोकतंत्र टिकना है, लोकतंत्र हमें बरकरार रखना है, आगे लेके इस देश को जाना है, तो मोदी साहब जैसे तानाशाह और बीजेपी जैसी तानाशाह पार्टी नहीं चलेगी। इसी तानाशाही का उन्होंने एक बड़ा उदाहरण दिया कि नरेंद्र मोदी साहब के सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी गांधी है। कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। इस देश के जो जिम्मेदार लोगों ने वोटिंग करके हमारा नेता चुना है, उन सभी विरोधी पार्टियों का लीडर राहुल जी है। उनको पहली लाइन में बिठाना ही बिठाना है। जब शरद पवार साहब लीडर ऑफ अपोजिशन में रहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, वो पहली लाइन में बैठते थे। जब मनमोहन सिंह साहब की हमारी इंडिया अलायंस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब सुश्री मायावती जी, माफ करिए, सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजिशन थी, वो पहली लाइन में बैठती थी। राहुल गांधी से ही इतना डर क्यों है? राहुल गांधी को 5वीं 10वीं लाइन में बिठाने का जो दुस्साहस है, इसका जवाब ये डेमोक्रेसी, ये हिंदुस्तान के लोग मोदी साहब को, इस तानाशाही ताल्लुक को उनके देकर ही रहेंगे। मांग करेंगे। दैट्स एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट। पवार साहब, वेलकम टू आरजू खान साहब। आरजू खान साहब, आप सुने मोदी जी कह रहा है कि 24/7 टुवर्ड्स 2047 विकसित भारत के सपने लेकर 15 पॉइंट रोड मैप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बट जैसे छोटे छोटे हरकतें, जैसे पवार साहब ने कहा, हाउ डू यू सी? एक तरफ प्रोग्रेस है, क्या एरोगेंस भी साथ में है आरजू खान साहब? जी, एरोगेंस तो बहुत ज्यादा है, और एरोगेंस और ये अकड़, इनको जो है इस इलेक्शन में उनको पता चला कि जनता का जनादेश उनके साथ नहीं है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आई कैन हियर यू, वी कैन हियर यू, आरजू खान, वी कैन हियर यू। इस बार जो है उनको पब्लिक का जो हमारे जो जनादेश था, जो जनता की जनादेश था, उनको नहीं मिला, माननीय नरेंद्र मोदी को। और अभी तक जो भी देश के प्रधानमंत्री कहते थे, उस चीज को देश की जनता 100% सच समझती थी और उसको मान जाती थी। लेकिन हुआ क्या? आपने स्किल इंडिया का बात किया, आपने मेक इन इंडिया का बात किया, आपने बुलेट ट्रेन की बात की, आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, लेकिन आपने देश के किसानों के ट्रैक्टर को कुचलने का काम किया। यहां तक कि 75 किसानों को आपने आंदोलन में मारने का काम किया, और उसके बाद आपने उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी, 2 मिनट का आपने मौन शोक भी नहीं मनाया आपने। तो ये आपकी जग जाहिर है कि आप किसानों से कितना प्यार करते हैं। शायद आप काश किसानों से अगर प्यार करते जिस तरीके से आप अंबानी और अंडानी जी से प्यार करते हैं, तो ये देश जरूर विकसित और होता। लेकिन आप जब से आते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप बताएं कि आज तक देश का प्रधानमंत्री जो चीज कहता था उसको मान लिया जाता था, लेकिन ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी जी आजकल जब भी आते हैं और भाषण देते हैं, अब लोग इनको तो सुनना भी कम कर चुके हैं, क्योंकि मालूम है वही घिसा पिटा रील लेके आएंगे और बातें करेंगे, वादे करेंगे, लेकिन उसके ऊपर खरे नहीं उतरेंगे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की नहीं थी ना प्रतिवर्ष, वो रोजगार कहाँ चले गए? देश इतना बड़ा आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बेरोजगारी के। आप बताइए कि हमारे देश में युवा इतने बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? उसका जवाब देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं किसानों को मिला? उसका माननीय नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे। वो ये बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल, जो कि आप पेट्रोल टंकियों पे बड़ा बड़ा होल्डर और पोस्टर लगवाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार वो पेट्रोल और डीजल आपने डबल कर दिया, आपने हैट्रिक लगवा दिए कितने स्टेट्स में, और आप अभी भी दम्भ भर रहे हैं। आप इतने बड़े दम्भ भरते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
भारतीय जनता पार्टी और बिहार में आती है, कटोरा लेके भीख मांगती है जनता दल यूनाइटेड माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार से। तो ये जो खोखले वादे, खोखले इरादे, झूठे वादे जो करने वाले हैं वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। अभी तक उन्होंने इतिहास में ये साबित किया है। और ये महिलाओं की क्या बात करेंगे, महिलाओं की तो बात ही इनसे छोड़ दीजिए। इनके लोग ऐसे ऐसे लोग हैं कि मत पूछिए। ये भी लोकसभा इलेक्शन जो चल रहा था, ये साउथ में गए थे, प्रज्वल रवन्ना जैसे आदमी के साथ ये मंच शेयर कर रहे थे, बाद में उनसे 20-30% लेके उसको इटली भगा दिया। इन्होंने नीरव मोदी, विजय माल्या के पीछे एक्सट्रीम मीडिया में ये चलवाया साल 2 साल तक कि नीरव मोदी और विजय माल्या को बहुत जल्द से जल्द भारत लेके आ रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि स्विस बैंक में काला धन देश का स्विट्जरलैंड में है, हम उसको लेकर आएंगे और देश के जनता के खाते में 15-15 लाख डालेंगे। तो ये सब क्या बातें हैं? हम कौन से प्रधानमंत्री के बारे में हम डिबेट कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूर माननीय हैं, लेकिन आरजू सबसे खान बड़े साहब, वो झूठे और जंगलेबाज हैं। वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स को कैसे देखते हो आप? वक्फ रिफॉर्म, बिकॉज वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है पूरे देश में, और क्या रिफॉर्म जरूरी है? आप इसको कैसे देखते हो? मैं फिर पवार साहब के पास आऊंगा। शिवराज कुलकर्णी बीजेपी इज गोइंग टू जॉइन अस शॉर्टली। बोलिए आरजू खान साहब। यस, मैं बता रहा हूं उसको। वक्फ बोर्ड इज ए नॉट, वक्फ बोर्ड एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ बोर्ड इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जिस तरीके से आप जो सेना की बात आप कर रहे हैं कि सेना का सबसे बड़ा जमीन, उसके बाद रेलवे की सबसे सबसे ज्यादा लंबी चौड़ी जमीन, सबसे ज्यादा जमीन, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो आपने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्तों को फायदा देने के लिए रेलवे में भी उनको भागीदारी दिला दी, सेना में भी उनको भागीदारी दिला दी, अब वक्फ बोर्ड में भी उनको भागीदारी दिलाना चाहते हैं। और इससे ऊपर उठ के एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, तो मैं ये बताऊं कि वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल जो है, महाराष्ट्र ने एक नोटिस भेजा है अंबानी जी के घर पे कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये पूरे एरिया की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आनंद फानन में देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दोस्तों को फिर से बचाने के लिए इस तरीके का संशोधन बिल लेके आ गए। और मैं आपको दूसरी चीज और इससे बड़ी चीज बता दूं, वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट में हो, वहां के स्टेट गवर्नमेंट का उसमें दखल होता है। अगर बिहार में वक्फ बोर्ड है तो बिहार का अगर चेयरमैन भी अगर बनता है तो बिना स्टेट गवर्नमेंट के सहमति से नहीं बनता है। स्टेट गवर्नमेंट ही बिहार की जो है उस चेयरमैन बनाने का काम करती है। यही नहीं, यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वक्फ बोर्ड रेवेन्यू भी देती है। तो अब उसके बाद भी अगर इस तरीके का काम किया जा रहा है, तो मैं सिर्फ इसको एक ही चीज कह सकता हूं कि आपकी सेना की जमीनों पे नजर बनी हुई थी, आपकी नजर जो बनी हुई थी रेलवे की जमीनों पे, अब वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हुई है। जबकि वक्फ का मतलब दान होता है, लेकिन जैसे ही उर्दू नाम आता है आपके पेट में तो दर्द होने लगता है, क्योंकि ये जग जाहिर है आप देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने हर वक्त ये दिखाने का काम किया कि आप बहुसंख्यक के ही आप जो है प्रधानमंत्री हैं, अल्पसंख्यकों से आप नफरत करते हैं। अभी देख लीजिए 2024 का इलेक्शन खत्म हुआ, मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों की देने की बात करते थे, रिजर्वेशन मुसलमानों की बात करते थे देने की, जबकि इनका इतना मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू में कह लूं तो गलत नहीं होगा, दोमुहा चरित्र है। टीडीपी वैसी अपने मतलब मैनिफेस्टो में उसने लिखा था कि हम तेलंगाना में मस्जिद के रख रखाव के लिए हम 5,000 रुपए जो है पर मंथ इमाम को देंगे। उसके बाद आपने मस्जिद के रख रखाव के लिए 10,000, नूरी कॉरपोरेशन भाषा को लाख रुपए करोड़ सालाना देने की बात कहते हैं नूरी कॉरपोरेशन भाषा को। तो ये जो है उनके साथ जो है गठबंधन करके आए थे, लेकिन बात इलेक्शन में किसकी कर रहे थे? मुसलमानों की बात कर रहे थे। तो इनका तो खूब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, ये सिर्फ धोखा देने की बात करते हैं। मैं पवार साहब से पूछता हूं, पवार साहब, मोदी साहब, एक छोटा सा बोलिए। सबसे बड़ी चीज है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं उनको बरगला के ये अपनी गद्दी पे विराजमान रहना चाहते हैं, इसलिए ये हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण वाली खेल खेलते हैं। तो हिंदू मुस्लिम, पवार साहब, हिंदू मुस्लिम, आपने जो रिपोर्ट कार्ड मोदी जी के हैं, अभी शिवराज कुलकर्णी हमको ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में बीजेपी से, बट ये एक रिपोर्ट कार्ड
पवार साहब, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, बिगेस्ट डिजिटल रेवोल्यूशन, 45% रियल टाइम ट्रांजैक्शन पूरे दुनिया के भारत में हो रहा है। आर्टिकल 370 35A एब्रोगेशन, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, 1 ट्रिपल तलाक, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1। तो अभी बोल रहे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पवार साहब, रिपोर्ट कार्ड ऐसा है, बट हकीकत क्या है? हकीकत क्या है पवार साहब? नहीं, मुझे तो प्रधानमंत्री साहब को बधाई देनी है कि आपके मुंह से सेकुलर शब्द आया। जो मजहबी भाषा बोलते थे, जो धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे वोट मांगते थे, 10 साल भी इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने के बावजूद भी बहुत सारे राज्यों में डबल इंजन की सरकार थे उनके, उसके बाद भी आपको हमारे भगवान श्री राम जी का सहारा लेना पड़ा। भगवान जी को चुनाव में उन्होंने खींच के लाया, अपने काम पे वोट नहीं मांग सकते थे। फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता को मैं यहाँ महाराष्ट्र से सैल्यूट करता हूँ, पूरे देश के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि मोदी साहब को लोकसभा इलेक्शन में अच्छा झटका दिया। उनकी 63 सीट 10 साल सत्ता करने के बाद ईडी सीबीआई से लेके कोर्ट के कई सारे मामलों में अपनी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे बंद करने के बावजूद भी पूरा 6,000-7,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घूस है वो लेने के बावजूद भी, हर एक पार्टी के भ्रष्ट लीडर अपने खेमे में करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब के 63 एमपी हार गए। उसमें से 12 से 13 ऐसे हैं जो मिनिस्टर रहते थे। तो मोदी साहब को एक करारा जवाब हिंदुस्तान की जनता ने 2024 की इलेक्शन में दिया है। यह बात सही है कि मोदी साहब जितना किसानों के विरोध में है, मोदी साहब आदिवासी दलितों के विरोध में है, उससे भी कई ज्यादा मोदी साहब इस देश की माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ है। हमारे साथी आरजू साहब ने जो बोला कि उनके जो चुनावी भाषण थे, मेरे महाराष्ट्र में 17-18 सभाएं ले ली मोदी साहब ने, एक ही सभा ऐसी नहीं थी जहां अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में ऐसी वैसी बातें उन्होंने ना कही हो। बहुत बुरा कहते थे, किसी भी देश का पंतप्रधान चुनाव में इतने नीचे स्तर की भाषा नहीं इस्तेमाल करता, चुनाव आयोग आंख पे पट्टी बांध के बैठा था। फिर भी हमारे देश के लोगों ने मोदी साहब के 63 एमपी को चुनाव में गिरा दिया। तो ये एक बात तो तय है कि मोदी साहब का जो 10 साल रवैया था वो हिंदुस्तान की जनता को नहीं मंजूर नहीं था। अब देखिए महाराष्ट्र में चुनाव पास आए, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, यहां क्या चल रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिल चुकी है कि आने वाले 2024 के महाराष्ट्र के इलेक्शन में इनकी हार होने वाली है। हरियाणा का चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया, जम्मू कश्मीर का घोषित कर दिया। कितने साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं ले रहे थे, अब ले रहे हैं, इसकी वजह से मैं इनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव क्यों पीछे रखा आपने? ऐसी क्या बात है महाराष्ट्र में जो आप यहाँ चुनाव लड़ने के लिए डर रहे हो? यहाँ उन्होंने शिवसेना पार्टी तोड़ दी, यहाँ उन्होंने एनसीपी पार्टी तोड़ दी। जिस अजित पवार साहब को 70,000 करोड़ रुपए का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ऐसा अपना गला तान के अपना गला सूख जाए इतने जोर से मोदी साहब सभा में भाषण करते थे, उसी अजित पवार साहब के हाथ में महाराष्ट्र का अर्थ मंत्री पद दे दिया, नियोजन मिनिस्टर कर दिया, उनके हाथ में भी महाराष्ट्र के सरकारी तिजोरी की चाबी दे दी। इसके बावजूद भी शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, हमारे कांग्रेस के कई लीडर को डरा के धमका के आपने पार्टी में किया, फिर भी महाराष्ट्र में इलेक्शन लेने से ये डर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में इनका क्या चालू है? बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसका नाम करके ये हमारे महाराष्ट्र के माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो मैं हिंदू हूं, मेरे हिंदू भाइयों की वहां की सुरक्षा होनी ही होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी साहब को जब उस देश की आला कमान संभालने वाली वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उसको जब ये सुरक्षा दे सकते हैं तो मेरे बांग्लादेश में रह चुके हिंदुओं के लिए ये सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही? वहां कुछ करती नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका कोई सुनता नहीं। अपने बगल में जो हमारा अच्छा दोस्त पड़ोसी था बांग्लादेश, वहां इनका कोई सुनता नहीं। वहां के हिंदुओं पे, माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे और बीजेपी के लोग महाराष्ट्र में क्या कर रहे? अब आज के दिन में मैं जब बोल रहा हूं आपको, 3 दिन में ये बीजेपी वालों ने हमारे महाराष्ट्र का अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हो, नासिक डिस्ट्रिक्ट हो, संभाजीनगर मराठवाड़ा रीजन का डिस्ट्रिक्ट हो, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में आज कर्फ्यू हुआ है। मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर इनका कोई तो महाराज है एक,
उन्होंने एक बुरा बयान दे दिया, पूरे महाराष्ट्र में उसके खिलाफ अब सब पूरा महाराष्ट्र में अब पुलिस के हाथ में गया है, दंगे हो रहे हैं। तो ये क्यों टारगेट करते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही, मोदी साहब चुप है, पूरा परराष्ट्र मंत्रालय चुप है, और यहाँ के बेचारे अल्पसंख्यकों के ऊपर ये पुलिस का दोष जगाते हैं। जिस महाराज ने ये आपत्तिजनक बयान किया उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर फट गई है, लेकिन जब सुबह एफआईआर फटी तो शाम को 5 बजे उसी महाराज के स्टेज पे इस देश के सीएम जाते हैं और उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, ऐसा बयान देते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने की, आपस में झगड़ा करके हम इलेक्शन में हिंदुओं के वोट लेने के लिए, लेकिन इस महाराष्ट्र का हिंदू हो, ये महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक मुसलमान हो, भाईचारा कायम है, कोई भी दंगे नहीं कर रहा है। इन्होंने बहुत कुछ साजिश की, इन्होंने बहुत जहर घोला है, विशालगढ़ की दंगल हो, अब यहाँ का मसला हो, महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम करने के लिए जी जान से ये सरकार महाराष्ट्र की जो है वो काम कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनको भीख नहीं दे रही है। महाराष्ट्र की जनता एक दूसरे का साथ दे रही है। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं करेंगे हम, इस देश के महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा है। इस देश में महाराष्ट्र में जो सरकार है एकनाथ शिंदे की, वो भ्रष्टाचारी सरकार है। अजित पवार ने भ्रष्टाचार किया है, देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार किया है, लॉ एंड ऑर्डर के पूरे 12 बज चुके हैं महाराष्ट्र में। इसी के ऊपर यहाँ का किसान वोट करने वाला है, इसी के ऊपर यहाँ का विद्यार्थी वोट करने वाला है। आईबीपीएस की परीक्षा आपको अच्छी तरह से पता है, 6000 सीटें आईबीपीएस की निकली। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को आईबीपीएस की परीक्षा को जाने के लिए रोका है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा है वो उसी तारीख को रख दी जिस तारीख को आईबीपीएस की परीक्षा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की महाराष्ट्र की नौकरियों की परीक्षा है, वो परीक्षा और आईबीपीएस की परीक्षा एक ही तारीख को रख के इन्होंने हमारे महाराष्ट्र के युवा को रोजगार से दूर धकेलने का पाप किया है। तो इस सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जवाब देना होगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी जवाब देना होगा। आरजू खान साहब, जैसे पवार साहब ने एक अहम मुद्दा उठा लिया कि बांग्लादेशी हिंदूज, मोदी साहब ने पहले ही ट्वीट करके कहा था कि वी कांग्रेचुलेट द न्यू केयरटेकर्स जो सेटअप है वहां पर, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द हिंदूज, वहां के हिंदूज को आपको ठीक करना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और वहां के प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर ने ऑलरेडी कहा कि यस वी आर गोइंग टू, कमिटमेंट दिया कि हम हिंदू। क्या आपको लग रहा कि ये फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी, फिर भी बीजेपी इसको इशू बना रहा, बिकॉज महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर रैलियां निकले, तो हाउ डू यू सी दैट? क्या एक तरफ से ऐसा भी चल रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी शायद इसमें इस देश भारत देश के मुस्लिम कम्युनिटी फोर्सफुली उस चीज को ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा कि हमारे हिंदू भाई को अब जरा संभालिए? हाउ डू यू सी दैट अर्जू खान साहब? इज बीजेपी जी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए, कहीं भी अगर देश में, अगर किसी भी देश में अगर ये होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोसजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की जिम्मेदारी होती है वहां के अल्पसंख्यक समुदाय, और अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा अगर कोई ख्याल करेगा तो उसी कंट्री के, उसी देश के बहुसंख्यक ख्याल करें और भाईचारा और अमन की एक तस्वीर पेश करें। और इसी से कोई भी कंट्री अखंडता और एकता में अनेकता होती है, एकता में अनेकता होती है, और वो मजबूत होता है। लेकिन दूसरी चीज मैं कहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने नागरिकता बिल लाया था ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं को, यानी कि वहां के अल्पसंख्यकों को ये नागरिकता देंगे। तो इनकी बातों में विरोधाभास, दो तरीके का इनकी बातें क्यों हैं? पहले ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो हिंदू हैं, अगर वो चाहे तो आके भारत में रह सकते हैं। तो वो अगर परेशान है, मुसीबत में, तो 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी लोग हैं उनको आप भारत की नागरिकता दीजिए, उनके लिए घर बनाइए, पक्के मकान बनाइए, शौचालय बनाइए, और उनको देश की आर्थिक गति के साथ आप उनको जोड़िए, उनको भी रोजगार दीजिए। तो आप ये क्यों नहीं करते हैं? ये क्या आपका सिर्फ चुनावी स्टंट था? आप इस चीज को बताएं भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इस चीज का जवाब दे सकते हैं तो दे। ये क्या सिर्फ कंट्रोवर्सी है क्या? ये दिखाने के लिए था क्या? देश में सिर्फ सत्ता काबिज करने के लिए, सत्ता पे बैठने के लिए था? अगर हमारे पड़ोसी देश का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, या फिर श्रीलंका का, या कहीं का भी अगर कह लीजिए पाकिस्तान के लोग अगर इस तरीके का अगर कोलैप्स कर जाता है, वहां का आर्थिक संकट आ जाती है, तो आप क्यों नहीं देते नागरिकता? आपने तो नागरिकता बिल ना बड़ी चिल्ला के एनआरसी लाएंगे, सीए लाएंगे, फिर बाद में आपने ये किया कि वहां के हिंदू अगर आके रहना चाहे तो रह सकते हैं। तो आप कहां से करिएगा?
आप तो इसी तरह की बातें करते हैं। आप देश के युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं और चले हैं दूसरे देश के लोगों को बनाने। अगर नहीं आप बुलाते हैं, नहीं नागरिकता देते हैं उनको, घर, पक्के मकान और रोजगार में अगर आप भारत को नहीं देते तो आप कहिए कि आप झूठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने झूठ क्यों बोला देश की जनता के साथ। और देश की जनता के पटल पे मैं ये बात रखना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इसी तरह की बातें करते हैं, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करते हैं और इसी तरह देश के ही लोगों को हिंदू मुसलमान करके लड़ा के सिर्फ और सिर्फ अपने गद्दी पर बने रहना चाहते हैं। और इस देश की जनता इसको भली भांति समझ रही है। और इस 2024 के इलेक्शन में जनादेश जो है नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला। ये अलग बात है कि वो देश की सत्ता पे काबिज जरूर है, तीसरी बार उन्होंने शपथ लिया, लेकिन जनादेश उनके खिलाफ है। और देख लीजिए सबसे बड़ी चीज है, संसद में 120 लोगों को निलंबित नहीं किया गया, इतना होने के बाद भी। और ये है जनता का जनादेश की ताकत। और इस ताकत को उनको रखना चाहिए, दिल दिमाग में गाड़ के रखना चाहिए कि देश की आवाम, देश की जनता सब कुछ समझ रही है। पवार साहब, आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज खड़गे साहब ने आज हाईलाइट कर दिया कि खड़गे साहब ने कहा कि मोदी सरकार ने सेक्रेटरी लेवल, अंडर सेक्रेटरी लेवल के 45 पोस्ट के लिए एक लैटरल एंट्री उन्होंने कर दिया कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को दरकिनार करके आप इनको रिक्रूट कीजिए। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे कि जाति जनगणना करो, जाति जनगणना करो, जाति जनगणना करो। क्या इस चीज को कैसे देख रहे हो कि आज फिर वही ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को साइडलाइन करके पोस्ट फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं? खड़गे साहब का चार्ज है, राहुल गांधी जी का चार्ज है। पवार साहब, जाति जनगणना। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहां मैं बात रखूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों को सीधा गवर्नमेंट में, अपने प्रशासन में शामिल करने की साजिश सेंट्रल गवर्नमेंट रच रही है, इसलिए उनको सीधी एंट्री दी जाती है। यूपीएससी है, स्टेट सर्विस कमीशन है और उसके बाद उनकी सीनियरिटी भी देखी जाती है। तब जाके सेक्रेटरीट लेवल पे या अंडर सेक्रेटरीट लेवल पे या चीफ सेक्रेटरीट लेवल पे कोई भी अधिकारी जाता है। लेकिन ये सरकार जब से आई है वैसे हर एक स्टेट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों को सीधा प्रशासन में बिठाने की एक बड़ी साजिश, जो डेमोक्रेसी के लिए, गवर्नेंस के लिए और हमारे पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम के लिए कल जाके नासूर बन सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। राहुल जी इसके ऊपर बात रख रहे हैं, खड़गे साहब ने तो राज्यसभा में भी ये बात रखी है। अब मैं आता हूं जातिगत जनगणना के लिए। अब जो बिहार के हमारे साथी बैठे हैं, उनके स्टेट में जातिगत जनगणना की थी। वो जनगणना हालांकि कोर्ट में टिकी नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना का पूरा जोर शोर से समर्थन नीतीश बाबू ने किया था। वो नीतीश बाबू अब सरकार में इनको साथ में चलते हैं, लेकिन उन्होंने बताई हुई जातिगत जनगणना इनको देश में करने की नहीं। हमारे महाराष्ट्र में रिजर्वेशन को लेकर बड़े जोर शोर से सब आंदोलन चालू है, मोर्चा चालू है। बिहार में भी है। मणिपुर की हिंसा भी रिजर्वेशन के ही मसले पे शुरू हुई थी। दक्षिण भारत में भी रिजर्वेशन का मसला है। गुजरात में, राजस्थान में भी रिजर्वेशन को लेकर बड़े मोर्चा आंदोलन चालू है। तो एक बार इस देश में कौन सी जाति कितनी है, कितनों को रिजर्वेशन का असल में लाभ मिला है, कौन पीछे रह गया है, ये सब देखने के लिए और आगे की हमारी नीति विकास की क्या रहनी चाहिए, एससी हो, एसटी हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, किसान हो, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, इनको सरकार की नौकरी में क्यों नहीं आने को मिलता। मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात हुई, महाराष्ट्र ने मुस्लिम रिजर्वेशन दिया था। ये जब बीजेपी वाले बोलते हैं कि रिलीजन के आधार पे मुसलमानों को हम रिजर्वेशन नहीं देने देंगे, लेकिन ये जिस रिजर्वेशन पॉलिसी की मंडल आयोग की जो ये बात रखते हैं, तो मंडल आयोग ने मुस्लिम कम्युनिटी में भी अदर बैकवर्ड क्लास है ये लिख के दिया है। इसके लिए मुसलमानों में कितने, मेरे महाराष्ट्र में ऐसी 30-35 जातियां मुसलमानों में छोटी छोटी है, जिसको तेली तांबोली बोलते हैं, मुजावर बोलते हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। बीजेपी वाले उनका भी रिजर्वेशन निकाल रहे हैं। बीजेपी वाले मराठा कम्युनिटी महाराष्ट्र की और ओबीसी कम्युनिटी में भी झगड़ा लगा रहे हैं। बीजेपी वाले मणिपुर में भी रिजर्वेशन के ही मसले पर सब अपना पूरा खेल खेल रहे हैं। तो जातिगत जनगणना करने के लिए मोदी साहब डरते क्यों है? जाति का पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म का पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जब किसी जात के, किसी धर्म के लोग कहेंगे कि हमारी गिनती करो, तो मोदी साहब को डरने की जरूरत क्या है? ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या सामने आने से मोदी साहब डरते हैं कि जातिगत जनगणना के लिए विरोध करते हैं? और मेरा सवाल नीतीश बाबू से भी है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हो
तो आप जब स्टेट में जाते हो तब जातिगत जनगणना की बाजू लेते हो, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हो तो मुंह पे पट्टी लगा के बैठते हो। तो मोदी साहब ने जातिगत जनगणना करने का है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस मोदी साहब को जातिगत जनगणना करवा के ही छोड़ेगा। I want to know from you, Arzu Khan साहब, what is the position? जाति जनगणना हो या अलग अलग विषय हो बिहार में जो नीतीश कुमार, what is the status there? किस प्रकार से देखते हो आप? Is it really implemented? डबल इंजन सरकार is working on that? कैसे देखते हो आप? देखिए, जातीय जनगणना तो बहुत जरूरी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, जो देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जो राज्य की मुख्य धारा से वो अभी भी वंचित है, जो पीछे है, इसके लिए हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। और जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे, तो हमने पहला राज्य बना जो कि जातीय जनगणना करवाया। लेकिन अब अगर हम महागठबंधन से दूर हो गए नीतीश कुमार जी, उसका इम्प्लीमेंट भी तो देखना चाहिए ना। आप अगर जातीय जनगणना करते हैं तो उससे पता चलता है कि कौन से हमारे मुख्य धारा में है, कौन से नहीं है। इसलिए जातीय, और इसी के तर्ज पर ही आप जातीय जनगणना से ही किसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसको मुख्य धारा में लेके आ सकते हैं। तो आप ये करते नहीं है। आप जात और मजहब की जरूर आप करते हैं राजनीति, लेकिन ये करने से आप डरते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये हम करेंगे तो जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, वो अपना हक मांगेगा। ये हक देंगे नहीं, क्योंकि ये तो पिछड़ों के खिलाफ है ना। और ये जो रिजर्वेशन की बात है ना सर, ये रिजर्वेशन आज से नहीं चल रहा है, ब्रिटिश टाइम से चला। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में साहू संभाजी महाराज ने भी अपने राज्य के लोगों को जो है आरक्षण दिया था। और तमिलनाडु फिर उसका केंद्र बना था, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके पेरियार वगैरह सारे लोग जो हैं, उन्होंने जो है आरक्षण का दम भरा था। तो आरक्षण जरूरत है, और जरूरत के हिसाब से जो मुख्य धारा से पीछे रह गए, जातीय जनगणना के हिसाब से आप रिजर्वेशन देंगे, लेकिन आप करवाते नहीं। अब देखिए, हम महागठबंधन में थे तो हमने रिजर्वेशन 75% करवाया था। जैसे ही हमसे नीतीश कुमार जी दूर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठते हैं, 10% घटा दिया जाता है। तो ये चीजें होती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? आप हमारे साथ रहते हैं तो ऐतिहासिक काम करते हैं नीतीश कुमार को। देख लीजिए, शराबबंदी हमारे स्टेट में हुआ, हम महागठबंधन की सरकार में थे तब हुआ। जातीय जनगणना जब वो नीतीश कुमार हमारे साथ तब थे तब हुआ। और यही नहीं, आपको आरक्षण का जो 75% जो दायरा बढ़ाया गया वो हमारे साथ थे तब हुआ। यही नहीं, जो नियुक्ति पत्र बटा, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है इंडिया में कि नियुक्ति पत्र 5 लाख एक दिन में बांटे गए थे, पटना के गांधी मैदान से लेके बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारी गठबंधन के सरकार में हुआ। तो हमने ऐतिहासिक काम किया। और जैसे ही वो हमसे अलग होते हैं तो पता चलता है कि आप 17-18 सालों से हैं बिहार स्टेट में, लेकिन आप एनडीए के साथ रह के, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम इस चीज को देखते हैं कि जातीय जनगणना भी बहुत जरूरी है, और उसी हिसाब से जो गरीब, वंचित, शोषित है, उसको मुख्य धारा में हम लाएंगे। इसलिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। पवार साहब, वी कम टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया, पहले से राहुल गांधी कर रहे हैं कि आप मोनोपोली क्रिएट करो, मोनोपोली क्रिएट करो। हमने देखा कि पार्लियामेंट में आवाज उठाया A1 A2, जब उनको अडानी अंबानी से रोका गया तो बोले कि नहीं, मैं A1 A2 बोल दूंगा ना। बीजेपी का कहना है कि आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट करके हमारे लेकर के आप जेपीसी के मांग कर रहे हो, बट यू वांट टू डिस्ट्रॉय। आप जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग और ऐसे लोग को साथ मिलकर हमें इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना, हानि पहुंचाना चाहते हो। क्या ये सत्य है? क्या बीजेपी, व्हाट इज बीजेपी रोल? बीजेपी से राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग साथ में मिला हुआ है। पवार साहब, नहीं, अगर बीजेपी वालों को अगर ऐसा लगता है कि हम कांग्रेस वाले या इंडिया गठबंधन वाले इंडियन इकोनॉमी को तहस नहस कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो बिठाओ ना जेपीसी। जेपीसी में थोड़ी ही विपक्ष के लोग होते हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं। जेपीसी बिठाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दीजिए। क्यों डरते हो? अडानी अंबानी के ऊपर अगर विपक्ष कोई आरोप करता है तो अडानी अंबानी के स्पोक पर्सन बोलने से पहले ये गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है या अडानी अंबानी का पीआर डिपार्टमेंट हमने चुन के लिया है? उनको कुछ बात रखने दो, उनके ऊपर आरोप है ना। सेबी की मुखिया कुछ बोलती नहीं, अडानी अंबानी कुछ बोलते नहीं, और आगे आके इस देश का मिनिस्टर बोलते हैं, इस देश में सेंट्रल मिनिस्ट्री चला रहे बड़े बड़े लोग बोलते हैं। तो ऐसा क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट सवाल का जवाब दे रही है? हम सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछ रहे, हम सेबी के आला अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, हम अडानी अंबानी से सवाल कर रहे हैं।
तो देश को दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, एक बार जेपीसी की जांच हो जाने दीजिए। यूपीए का गवर्नमेंट था, बीजेपी वालों ने मांग की थी तो कई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन बिठाई थी ना। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के इतिहास में कि जेपीसी की मांग हम कर रहे हैं। जेपीसी बिठाइए, उसमें आपके भी लोग हो गए, विपक्ष के लोग हो गए, सत्ता के लोग हो गए। फिर सेबी ने क्या किया है, किसका पैसा किस तरीके से कहां गया है, किसको फायदा मिला है, इस देश के दूसरे उद्योगपतियों को बाजू हटा के सिर्फ एक दो उद्योगपतियों के लिए, हमारे दो के लिए इस देश का पूरा सिस्टम, इस देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश की पूरी साधन संपत्ति में हक जमाने का षड्यंत्र कौन कर रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। यही सवाल राहुल जी बार बार पूछ रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन अदानी अंबानी बोलते नहीं है। और उनके लिए जैसा ऐसा मानो कि हाउस में बैठे हुए कई मिनिस्टर तो ऐसे हैं कि अदानी और ये मिनिस्टर का तो छोड़ दो, जो अध्यक्ष साहब वहां बैठे हैं हमारे, जो कुर्सी पे लोकसभा में बैठे हैं, वो भी नाम नहीं देने देते, वो भी गुस्सा कर जाते, उनके भी चेहरे का रंग बदल जाता है। तो ये देश खुली आंखों से देख रहा है, इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। जीपीसी बिठाइए। पवार साहब, आई वांट टू नो फ्रॉम अर्जुन खान साहब, यहां पर जो पवार साहब कह रहे हैं, वी कैन सी द मोनोपोली। जब कह रहे हैं कि A1 A2 अडानी अंबानी का मोनोपोली है, महाराष्ट्र में दिख रहा है। अब मुंबई में एयरपोर्ट उनके पास, आगे जाके धारावी रिडेवलपमेंट उनके पास, आगे डेयरी डेवलपमेंट के लैंड उनके पास, और भी बहुत सारे रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनके पास, पोर्ट्स उनके पास, ये दिख रहे हैं। बिहार में क्या सीन है, किस प्रकार से देखते हो आप इसको सिर्फ महाराष्ट्र तक मत रखिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं है, ये पूरे देश में ये लोग हावी हैं। अडानी और अंबानी जी जो है, मोनोपोली इनका चल रहा है और ये पूरे देश में है। आप जो है देश के तमाम जो है एयरपोर्ट उनको दे दिए, जो कि कभी इन्होंने एयरपोर्ट पे काम नहीं किया था। आपने रेलवे में उनको भागीदारी दे दी। आप जो है बिहार में यहां तक कि पुल पुलिया का भी आप उनको दे रहे हैं, जो टेंडर है आप उनको देने जा रहे हैं, और एक दो आपने दे भी दिया है। तो ये बताइए, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक कहां रह गया, ये तो पूरे देश में चला गया। और यही नहीं, ये तो मतलब ऐसी चीज दे रही है, जबकि अडानी अंबानी आज तक उस पर काम भी नहीं किए। आज तक उनका मैन्युफैक्चर उस पर नहीं हुआ, आज तक उन्होंने वो चीज काम किया नहीं था। उस चीजों को ये दे रहे हैं, उस पर हमको आपत्ति है। आप ऐसे लोगों को क्यों दे रहे हैं जिन्होंने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, जिन्होंने कभी रेल के लिए काम नहीं किया, आप उनको टेंडर दे रहे हैं, आप उनको हवाई अड्डा दे रहे हैं। अब क्या हो गया, अब बताइए। अब देखिए रेल का हादसा देख लीजिए ना, रेल में चलने से डर लग रहा है। लगातार हफ्ते वाइज हो रहे हैं, साप्ताहिकी तौर पे हो रहा है रेलवे का एक्सीडेंट। आप वो भी देख लीजिए, प्लेन भी क्रैश हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप ऐसे लोगों के हाथ में दीजिएगा, मोनोपोली करिएगा और उनके लिए फायदा आप करिएगा, तो हम क्यों नहीं आवाज उठाएंगे। और ये जान जाइए, इसके लिए सबको, देश की पूरी समस्त जनता को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। दाल से लेके, चावल से लेके, चीनी से लेके, सरसों का तेल से लेके, रिफाइंड ऑयल से लेके, आपकी सीमेंट से लेके, आपके सरिया से लेके, आपके हवाई अड्डा से लेके, आपके रेल के खाना तक, हर जगह ये घुस चुके हैं। कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा है जहां ये नहीं घुसे हैं। और उसके बाद भी अगर देश की जनता चुप रही तो ये देश को कोलैप्स करने की तरफ लेके जा रहे हैं। इनकी जो दोस्त लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने A1 A2 जो मामला है अडानी अंबानी जी को, उनको फायदा उठाने के लिए इस देश को ये गर्क में डाल रहे हैं। क्योंकि इस देश में जो भी पहला आदमी है वो पहले किसानों का पहले वो ये करे। जो किसान अपना धान इतना मेहनत से उगाता है और बिहार में 1500-1600 रुपए क्विंटल में लेते हैं, उसको ये जो है पैकेजिंग करके पता चलता है कि 8,500-9,000 क्विंटल में बेचते हैं। कितना फर्क है ये। किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाता है और वही पैकेजिंग करके ये लोग लेके अपने मॉल में आते हैं, उसको 4 गुना 5 गुना दामों में बेचते हैं। तो रीढ़ की हड्डी किसकी टूट रही है, देश के किसानों की, देश के युवाओं की, देश के बेरोजगारों की। ये दिन प्रतिदिन उसको और तोड़ते जा रहे हैं, कोलैप्स करते जा रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ पूरे देश की समस्त जनता को आवाज उठाना होगा और मोदी के खिलाफ एक बिगुल बजानी होगी, एक जंग की तरह इसको छेड़ना होगा। पवार साहब, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड है कि पीएम किसान मैं इतने लाख करोड़ों फार्मर्स को दे रहा हूं और पूरे दुनिया में एक कीर्तिमान है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है डीबीटी जो दे रहे हैं पीएम किसान। 80 करोड़ लोगों को राशन देना, आवास योजना 4 करोड़ का दिया और 3 करोड़ को देंगे, उज्ज्वला करीबन 12 करोड़, आयुष्मान करीबन 12 करोड़, नल से जल 15 करोड़, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स नल से जल 15 करोड़ का है। और फार्मर्स किसान के लिए किसान सम्मान भी है,
सॉइल हेल्थ कार्ड बना रहे, सोलर पंप बना रहे, सोलर फार्मिंग, फसल बीमा योजना। तो कितना सच्चाई है? आप पवार साहब जमीन से जुड़े हो, फार्मर्स खेती से जुड़े हो, फार्मर्स के लोगों से जुड़े हो, कितना फार्मर्स को हेल्प मिल रहा है पवार साहब? सर, मैंने शुरू में जब कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण लाल किले का सुन रहा था, तो किसानों के ऊपर जो बातें मोदी साहब रखते हैं वो सरासर झूठ रहती। पूरी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, एक एक मुद्दा हम लेंगे। आत्मनिर्भर भारत करने हम जा रहे हैं, ऐसा 10 बार आत्मनिर्भर भारत ऐसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे किसान भाई, हिंदुस्तान में जो ऑयल सीड है, मराठी में उसको तेल बिया कहते हैं, ऑयल सीड। यस यस। तो वो ऑयल सीड को हम दाम मांगते हैं, उसके भाव खूब कम हो रहे हैं, उसकी कीमत खूब कम हो रही है, उसकी खरीद भी नहीं होती। इसलिए किसान वो उगाने में डरता है कि उसको मार्केट में कीमत नहीं है, उसको खरीदने की गवर्नमेंट में कोई भी योजना नहीं है। सोयाबीन हो, सरसों हो या मूंगफली का तेल हो, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो तेल की जो हमारी जो जरूरत है इस देश की, वो पूरी हमारे देश में हो सकती है। इतनी तेल बिया ऑयल सीड हमारे किसान पूरे कश्मीर से लेके इधर तमिलनाडु तक, केरल तक हमारे यहाँ होते हैं। लेकिन मोदी साहब आत्मनिर्भर की बात करते हैं। जो पाम तेल इंडोनेशिया से आता है, जो पाम तेल मलेशिया से आता है, उसको इस देश में लाने के लिए इन्होंने लाल गालीचा बिछा के रखा है, उनको प्रोत्साहन देते हैं। दूसरे देश का तेल लेते हैं, आयात करते हैं पाम तेल, जो हमारी जरूरत है उसमें से 64% तेल ये प्रदेश से लेते हैं। लेकिन हमारे देश के जो ऑयल सीड उगाने वाले किसान हैं, उनको अगर प्रोत्साहन दिया जाए, उनको अगर उसकी फसल अच्छी दाम से एमएसपी से खरीदी जाए, अच्छे मार्केट की व्यवस्था की जाए, उनके व्यापार को बढ़ोतरी दी जाए, तो हमारे देश में भी किसानों का भला हो सकता है। मोदी सरकार ये नहीं कर रही। इस देश में जो शुगर इंडस्ट्री है, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, ये बड़ा बेल्ट है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में अच्छी तरह से शुगर केन सब जगह होता है। इथेनॉल बनाते हैं हम। महाराष्ट्र का कितने शुगर इंडस्ट्री का इथेनॉल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा के कारखानों में हमारे बंद पड़ा है। लाखों करोड़ों रुपए का हमारे किसानों का, हमारी इंडस्ट्री का, जो कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री है, इनको घाटा हो रहा है। मोदी साहब इथेनॉल बाहर के देश में भेजने के लिए हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम इथेनॉल बेचेंगे, अगर हम ऑयल सीड हमारे यहाँ उगाएंगे, तो 4 ज्यादा अच्छे पैसे हमारे किसान की जेब में आएंगे। मोदी साहब बीच में खड़ी है। प्याज का मुद्दा ले लो। जब इंटरनेशनल मार्केट में 84 रुपए पर केजी हमारे किसानों को प्याज का भाव मिलता है, तब मोदी सरकार आधी रात को प्याज की निर्यात पे पाबंदी डालती है और हमारे महाराष्ट्र के मंडी में, अपने हिंदुस्तान में 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में हमें प्याज बेचना पड़ता है। तो प्याज की खेती करने वाला किसान हो, शुगर के इंडस्ट्री वाला, शुगर केन उगाने वाला शुगर किसान हो हमारा, या हमारे ऑयल सीड वाले किसान हो, सबके मान के ऊपर तलवार रखे, गर्दन पे तलवार इस मोदी सरकार ने रखी है। 12%, 18% जीएसटी हमारे खाद पे, जो हमें सीड लगते हैं, जो हमारे किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए जो चीजें हमें लगती है, उसके ऊपर 18% जीएसटी। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी खेती के लिए जो जरूरी चीजें लगती है, उसके ऊपर इतना बड़ा टैक्स नहीं था। मोदी सरकार ने बिठाया। एक भी बैंक, एक ही नेशनलाइज बैंक या एक भी कमर्शियल बैंक हमारे किसानों को क्रॉप लोन देने के लिए तैयार नहीं है। रिजर्व बैंक कुछ करती नहीं, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कुछ करता नहीं, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करती है। सिविल स्कोर का कारण देते हैं, सिविल स्कोर बताते हैं किसानों को, और उसको फसल उगाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस देते नहीं है। तो साहूकारी के से जूझ रहे हमारे किसान। महाराष्ट्र में अकेले अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 350 से ज्यादा किसानों ने हमारी जान दे दी है। तो किसानों के ऊपर तो मोदी सरकार ने बात करनी ही करनी नहीं है। महाराष्ट्र से लेके पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु से लेके हिमाचल, जम्मू कश्मीर के सेब उगाने वाले किसानों के ऊपर भी गर्दन पे तलवार रख के ये किसान के ऊपर राज कर रहे हैं। आरजू खान साहब, I want to know from you because कांग्रेस ने ऑलरेडी संविधान रक्षक अभियान चालू कर दिया है एंड बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस एक डेट भी रखा है कि यहां पर रोज हम लोग हर साल सेलिब्रेट करेंगे संविधान हत्या दिवस।
बट बात यह, लालू प्रसाद यादव जी जयप्रकाश नारायण जी के साथ एक मूवमेंट चला था, इमरजेंसी के मूवमेंट खिलाफ मूवमेंट चला था, वो संघर्ष में रहे, अरेस्ट हो गए, बहुत मोटिवेटेड थे जयप्रकाश नारायण जी। बीजेपी का आलोचना यही है कि देखो आज लालू प्रसाद यादव जी आज उन्हीं के साथ खड़े हैं जिसने संविधान का हत्या किया। ना हाउ यू गोइंग टू जस्टिफाई, ये कैसे जस्टिफाई, अर्जुन खान साहब ये कैसे जस्टिफाई होगा? संविधान, आप बचाव के बात कर रहे हैं मगर आप उनके साथ ही खड़े हैं जो संविधान का हत्या किया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी का कहना है। मैं बताता हूं, हाँ। आज 2024 में हम जी रहे हैं। आज 2024 में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता पब्लिक डोमेन में है, बोलते हैं कि 400 पार लाइए, हम संविधान को बदल देंगे। तो संविधान की रक्षा करना इनसे जरूरी है भारतीय जनता पार्टी से। ये हमेशा से इस तरीके की बात करते हैं। और यही नहीं, आप पूरे इंडिया को देख लीजिए, पूरे देश के मैं परिवेश में कह रहा हूं, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी, तब से आज तक सबसे ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई। यही नहीं, मूर्तियां ही नहीं तोड़ी गई बल्कि उसका कलर भी चेंज करने का, गेरुआ केसरिया रंग करने का भी ये कार्य किया गया। यही आपके उत्तर प्रदेश में और कई जगहों में, देश के कई जगहों में ऐसा सुनने को आया। तो ये जो है, ये करते कौन थे? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग करते थे। संविधान बदलने की बात कौन करता है? संविधान बदलने की बात करते हैं 400 पार लाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। तो ये तो इनका कभी से भी कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। और ये क्या बात करेंगे संविधान की? और मैं ये कहता हूं कि ये जो इमरजेंसी की बात करते हैं ना, कि उस वक्त में ये उनके साथ थे, उस टाइम का हालात और इस टाइम के हालात में बहुत फर्क है। दो आप देश के प्रधानमंत्रियों की हत्या देश में हो जाती है और आप बोलते हैं कि इमरजेंसी क्यों कराई गई? अगर देश का सिस्टम अगर इमरजेंसी से सुधरता है तो वो उस वक्त के लिए ठीक था, लेकिन आज तो आपातकाल, मतलब अघोषित इमरजेंसी है ना। वो इसलिए कि 120 जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है संसद में, आप 120 सांसदों को जो है निलंबित कर देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह अघोषित आपातकाल है ना। आपने सीबीआई या ईडी को अपना विंग बना लिया, अपना प्रकोष्ठ बना लिया है, और पता चलता है कि 100% में 90% लोगों के साथ कुछ होता नहीं है, सिर्फ 10% लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। तो आपने जो संवैधानिक संस्थाएं थी, आपने उसको गिरवी रख लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अघोषित आपातकाल तो आज है। आप क्या बात करते हैं इमरजेंसी की? आपके वक्त में सब कुछ हमने दिया। आपने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, टीपीएनएल बेच दिया, देश की सारी संस्थाएं गिरवी रख दी। और हमारे यहां बिहार में ये कहावत है कि जो बिगड़ा जो होता है ना औलाद, जो बेकारा और नकारा होता है, वही अपने देश की संपत्तियां अपने बाप और दादाओं की संपत्तियों को बेचता है। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। इंटरेस्टिंग टॉपिक, पवार साहब, हनुमान पवार साहब, संविधान रक्षक अभियान दिल्ली से शुरू हो गया, सब जगह शुरू होने वाला है, मगर बीजेपी का कहना है आपने संविधान का हत्या किया, आपने संविधान का हत्या किया और इमरजेंसी के उस डेट को हमेशा सेलिब्रेट करेंगे, हत्या दिवस। एंड इंदिरा गांधी जी के रिकॉर्ड देते हैं कि इंदिरा गांधी जी के वो कार्यकाल में 1,40,000 लोग अरेस्ट हो चुके और 1 करोड़ के आसपास लोगों को नसबंदी किया गया। तो संविधान का हत्या आपने किया है पवार साहब, और आप आज कह रहे हो कि संविधान को बचाना है, संविधान रक्षक अभियान पूरे देश में चलाने वाले हो पूरे, तो क्या जस्टिफाई होता है पवार साहब? हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, कांग्रेस वालों ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पूरे देश के देशाभिमानी जो लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, उसमें सभी जाति के, सभी वर्ग के, छोटे बड़े। मैं जिस कांग्रेस भवन में पूना के बैठता हूँ, वहां एक पुतला है 9 साल के बच्चे का, उसने अंग्रेजों की गोली खा के इस देश को आजादी मिला के देने में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तो देश के आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे कई लोगों ने अपना खून पसीना बहा के इस देश को आजादी दी। उस विचारधारा, उस संघर्ष में जो विचारधारा थी, उसके ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसे हम बाबा साहब कहते हैं, उनके नेतृत्व में संविधान समिति का गठन हुआ। 2-2.5 हजार लोग इस देश के ऐसे थे जिनको इस देश में आगे जाके कौन सी शासन पद्धति होनी चाहिए, एक लोकतंत्र की बुनियाद क्या होनी चाहिए, कई देशों में, कई भाषाओं में, कई जाति धर्मों ने बटा हुआ देश एक अगर रखना है तो एक संविधान जरूरी है, ऐसा कह के पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी यादव और सभी उस वक्त के 2,500 लोग थे, एक साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, एक एक मुद्दे पे एक एक संविधान के
मामले पे कई डिबेट होती थी। उस वक्त हिंदू महासभा के लोग, जिन सावरकर को ये आज मानते हैं ना, वो कहां थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको बीजेपी अपनी मातृ संगठन कहती है, वो कहां थे? आजादी की लड़ाई में भी नहीं थे। संविधान जब बन रहा था तभी भी ये नहीं थे। यहां तक कि इनके गोलवलकर गुरुजी ने कभी भी हम इस संविधान को मानेंगे नहीं ऐसा लिखा था। इसका प्रूफ आज भी है। उनके कई भाषण है। तिरंगा झंडे को भी इन्होंने हम नहीं मानते ऐसा लिखा था। यहां तक कि कई साल आजादी के बाद भी इन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा लहराया नहीं था। ये लोग अब हमें संविधान बताएंगे? ये बात सच है कि इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, उसकी माफी इंदिरा जी ने मांगी थी। देश ने भी उनको चुनाव में गिरा के सजा दी थी। उसके बाद देश ने उनको कांधे पे बिठा के जोर शोर से जितवा दिया था। उनके पोते राहुल जी ने भी 1 साल पहले इंटरव्यू में कह दिया है कि आपातकाल गलत था, मैं माफी मांगता हूं। तो इंदिरा जी हो, राहुल जी हो, इमरजेंसी का मैं खुद भी समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि इमरजेंसी के आड़ में आज आपने अघोषित इमरजेंसी, अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगाई है? कितने लोगों को आपने जेल में कैद करके रखा है? कितने लोगों को, आदिवासी हो, दलित हो, किसान हो, कितने लोगों को आपने सरकार के, पुलिस का गैर इस्तेमाल करके अपने पैरों के नीचे कुचलने की साजिश की है? अरे जो लोग विदेश में जाके हमारा नाम रोशन करते थे, वो खिलाड़ियों को भी आपने पुलिस के पैरों तले तुड़वाने का काम किया था। हमारे किसान भाइयों को गोली मारने का काम किया था। हमारे आदिवासियों की जमीन, जल, जंगल से उनका अधिकार खींचने का काम आप करते हो और संविधान बचाओ की बात आप करते हो। संविधान की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा थी, आजादी की विचारधारा थी। संविधान तैयार करने में कांग्रेस की अहम भूमिका थी। इस देश में 75 साल में डेमोक्रेसी टिका के रखने का पूरा अधिकार भी कांग्रेस का था। कांग्रेस ने सभी जाति धर्मों को, सभी स्टेट को साथ में लेके इस देश को एक रखा था। आपको मणिपुर में जो हिंसा हो रही है ना, वहां जाके एक आंसू पूछने का भी दायित्व आपको नहीं है और आप बात करते हो संविधान बचाने की। बीजेपी संविधान को खतरा थी, बीजेपी संविधान को खतरा है और बीजेपी संविधान को खतरा रहेगी। अजय पाठक साहब फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। पाठक साहब आप सुने वी हैव गॉट हनुमान पवार साहब फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वी हैव गॉट आरजू खान साहब फ्रॉम द आरजेडी, लालू यादव जी के पार्टी के। वही संविधान के बारे में बोल रहे थे। राहुल गांधी जी कह रहे संविधान धोखे में है, pillars of the constitution have been shaken and something has to be done. RSS and BJP is destroying the संविधान, constitution and democracy. लोकतंत्र को खतरा है, राहुल गांधी जी का कहना। पाठक साहब बोलिए। हनुमान पवार साहब फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आरजू खान साहब फ्रॉम द आरजेडी। बोलिए पाठक साहब। अजय पाठक साहब बीजेपी। नामबिहार जी, संविधान जब जब सत्ता से बाहर होती है कांग्रेस, तब तक संविधान खतरे में आ जाता है। जब तक ये सत्ता में रहेंगे, संविधान 100 बार चेंज कर लें या 50 बार ये चुनी हुई सरकारों को उठा करके फेंक दें, चुनी हुई सरकारों के जगह बिना कुछ किए ये वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दे, बिना किसी अनुमोदन के, बिना किसी, एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती है तो ये 50 बार संविधान के, उसी संविधान के तहत, ये संविधान को बदलने के तहत ये और अपनी पावर का इस्तेमाल करके 50 सरकारों को बर्खास्त करने का काम करते हैं। जब जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो कांग्रेस का मूल मंत्र है, सत्ता से बाहर होते ही कांग्रेस इस देश में अराजकता पैदा करती है। सोचती है कि या तो माई वे नहीं तो हाईवे। कांग्रेस की नीति हमेशा से अराजकता पैदा करने की रही है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, ये चौधरी चरण सिंह से लेकर के और लास्ट इन्होंने जो सत्ता चलाई वहां तक, ये अगर सत्ता में है तो सब कुछ ठीक है, अगर ये सत्ता में नहीं है तो ये अराजकता पैदा करेंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है, इस देश की सत्ता हमारे पास इन प्रकार रहनी चाहिए। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, इन सभी लोगों को इन्होंने प्रताड़ित किया, लेकिन आज उनकी मजबूरी है, आज उनकी मजबूरी है कि वो कांग्रेस के पल्लू पकड़ करके खड़े हैं। ये सभी लोग, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह का परिवार हो, ये सभी लोग कांग्रेस के प्रताड़ना के शिकार हैं। आप यही लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि हमारे खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही है।
जेल जाने वाले 75 में जब इमरजेंसी लगी तो उसमें जेल जाने वालों में लालू प्रसाद और मुलायम सिंह है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम, किसने, यही यही कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ अपनी बेटी का नाम इन्होंने मीसा रखा था। मीसा भारती आज जो आप सुन रहे हैं संसद में है, इसी कांग्रेस की देन है मीसा। कांग्रेस ने उस मीसा को मीसा बनाया, नहीं तो वो मीसा नहीं थी, कुछ और नाम रखा गया होता। कांग्रेस हमेशा अराजकता पैदा करने की कोशिश करती है। कांग्रेस की ये नीति रही है, या तो हमारी सत्ता रहेगी, हम संविधान चेंज करते रहेंगे। 100 बार इन्होंने संविधान साहब चेंज किया, एक दो बार की बात ही छोड़ दीजिए। नेहरू जी की पहली गवर्नमेंट, पहली सरकार से लेकर के और अभी इनकी 2004 तक इन्होंने लगभग 80-90 बार संविधान को चेंज किया। और संविधान की कॉपी लेकर के घूमते हैं। उस दिन अनुराग ठाकुर ने पूछ दिया कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं। मैं राहुल गांधी को चैलेंज देता हूं। राहुल गांधी चुप्पी साध करके बेचारे बैठ गए। वो संविधान दिखाते हैं, संविधान पढ़ते नहीं है। ये फर्जी संविधान करते हैं। उसी संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को नेहरू जी ने प्लानिंग करके मुंबई में हरवा दिया। जब जब वो चुनाव लड़े, उसी संविधान के निर्माता को इसी कांग्रेस ने हराने का काम किया। उनको संसद में न जाए, इसका पूरा इन्होंने इंतजाम किया। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठी अफवाह फैलाने के लिए ही जाने जाते हैं। इनके पास आज देश में जो तरक्की हो रही है, उसको देख करके इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी तो 10 दिन पहले इन्होंने हिंडनबर्ग से मिल करके एक शगुफा छोड़ा। यहाँ का युवा नौजवान इनको तमाचा मारा, इनको और इनकी पार्टी को। पिछली बार इन्होंने झूठा शगुफा छोड़ा था तो वो चल गया था, वही सोचे कि इस बार भी चल जाएगा। लेकिन इस देश का युवा जानता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश के खिलाफ साजिश करने वालों में शामिल रहते हैं। जब जब कोई विदेशी कंपनी इस तरह की चीजें करेगी तो यही कांग्रेस और विपक्षी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें नंबियार जी, इस बार इस देश का युवा ऐसा करारा तमाचा मारा है। आपको शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करने वाले कितने लोग हैं? 78% जो है वो युवा है, जिनकी आयु 22 बरस से लेकर के 36 बरस के अंदर है। जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ऐसा तमाचा मारा कि इनका सब कुछ रखा रह गया। तमाचा मारा। पवार साहब मैं आपके पास आता हूं, बट पहले आई विल जस्ट गो टू आरजू खान साहब। आरजू खान साहब, आपने सुना लालू यादव जी और मीसा एक प्रोडक्ट था इमरजेंसी का, वो पाठक साहब ने हाईलाइट किया, अजय पाठक साहब बीजेपी। पहले आरजू खान साहब आप बात कीजिए, फिर कम टू हनुमंत पवार साहब। मैं किसका जवाब दूं? अजय पाठक जी जो चार्जेस, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले आज हमें समझाएंगे, आज हमें सच्चा शिक्षा और सबक का पाठ पढ़ाएंगे। बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग, जिनकी आइडियोलॉजी में आरएसएस संघ के लोगों को जो मानते हैं, उनकी बातों का हम जवाब दें। जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पे कितने वर्षों तक झंडा नहीं फहराया, उनका हम जवाब दें। जिन्होंने देश के तिरंगे को मनहूस कहा, हम उनके आइडियोलॉजी को मानने वालों को, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दें। और ये हमसे बात करेंगे देश के बेरोजगार नौजवान युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलते हैं। और यही उनकी पहचान है कि ये बड़ी कॉन्फिडेंट हाई करके झूठ बोलते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बेशर्मी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखा होगा। जिस तरीके से वो लाल किले पे चढ़ के भाषण देते हैं, झूठ बोलते हैं, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, स्किल इंडिया का क्या हुआ, डेवलप इंडिया का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, स्विट्जरलैंड स्विस बैंक से काला धन मंगाने वालों का क्या हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वालों का क्या हुआ, देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने वालों की बातें क्या हुई, साल में 2 करोड़ रोजगार देने वालों की बात क्या हुई। अरे प्रज्वल रवन्ना जैसे यौन शोषण के अपराधियों को साथ में बैठकर प्रचार प्रसार करने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के प्रवक्ता को मैं अब ये बताऊं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इनका कोई जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये झूठ का पाठ पढ़ते हैं और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, हिंदू मुसलमान में तफरका करते हैं और देश की गद्दी पे बने रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं, मैं बार बार कहता हूं आपके चैनल पे बैठ के, कि देश के प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि देश का 140 करोड़ हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, आरक्षण छीन के मुसलमानों की देने की बात करते हैं। अब ये जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं,
तिरंगा को मनहूस कहने वाले लोग हैं, उनके आइडियोलॉजी पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं क्या कहूं? You want to मेरे पास respond? शब्द अच्छा, नहीं है, पाठक निशब्द है। पाठक साहब, you want to निशब्द respond? है। Go to पवार साहब। पवार साहब जाने से पहले मैं पाठक साहब, if you want to respond, तो I'll go to पवार साहब। पाठक साहब, देखिए ये युवाओं की बात कर रहे हैं, जिनको नौकरी दिया उनको तो एक परिवार ने भ्रष्टाचार किया, आज भी उनके उसी में मुकदमे चल रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने वाले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। नौकरी युवाओं का और गाय भैंस का चारा खाने वाले सजा याफ्ता बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। उनकी बात का इस देश में जवाब देगा जो इसी कांग्रेस ने, आज ये कांग्रेस के साथ बैठे, इसी कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर के मामले में जेल भेजा था, चारा चुराने के मामले में इसी कांग्रेस ने सजा दिलवाई, इसी कांग्रेस ने उस चारा चोर को जेल भेजा। तैयार रहिएगा जवाब के लिए। जेल भेजा। बहुत बढ़िया। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके पास आता हूं। चारा चोर लालू प्रसाद यादव को इसी कांग्रेस ने जेल भेजा 92 में गद्दी से उतार करके कि ये चारा चोर वाले हैं। इन्होंने 36 करोड़ रुपए का चारा गटक गए, स्कूटर के नंबर पे ट्रक का नंबर लगा करके चारा गटकने वाले। ये बिहार के, इस बार बिहार की जनता ने बता दिया ना, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तेजस्वी यादव, वो बता दिया कि इनकी औकात क्या है, कहां है। और ये युवाओं की बात करेंगे, युवाओं के प्रति इन्होंने किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने के अलावा। ये घोटालेबाज पार्टी उसके बदले, नौकरी देने के बदले ये जमीन ले लेते हैं युवाओं से। ये इस तरह की बेशर्मी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को बैठ करके सीख दे रहे हैं। एक व्यक्ति इतना देश भर का चारा खा गया, तिजोरी से क्या क्या चीजें निकल गई पता नहीं, तिजोरी पे स्कूटर का नंबर, ट्रक का नंबर आ गया। वो तो गलीमत है कि ट्रेन और हवाई जहाज नहीं खा गए, और बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। आरजू खान साहब, मैं आपके पास आता हूं। पहले पवार साहब, ये मुझे इनका जवाब दे लेने दिया जाए, मुझे इनका जवाब देने दिया जाए। संविधान हाथ में लेते हैं, संविधान के बारे में कुछ जवाब दे दे सर, स्पेशल रिक्वेस्ट, मुझे इनका जवाब देने दिया जाए। हाँ, बोलिए। ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमको बताएंगे, जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनको अपनी सरकार में जो है डिप्टी सीएम बनाते हैं। इनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का गला नहीं सूखता है, जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, जिनको जेल के अंदर घुसाने की बात करते हैं, ये उनको डिप्टी सीएम बनाते हैं। इनसे बड़ा देश में कोई भ्रष्टाचारी है? जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको गले लगाते हैं। और दूसरी बात, हम नीरव मोदी, विजय माल्या और प्रज्वल रमन्या की तरह देश के अपराधियों को संरक्षण देके 20 से 30% देश का पैसा लेके, उनको कमीशन लेके उनको देश से बाहर नहीं भगाते। हमारे रीढ़ की हड्डी सलामत है, हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। हम कमीशन लेके मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को प्रज्वल नीरव माल्या की तरह भगाते नहीं है देश से। हम देश से नहीं भगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रवक्ता। ये सुन लीजिए, देश के जिसको भ्रष्टाचारी कहा, जिसको भ्रष्टाचारी कहा, उसको डिप्टी सीएम बनाया। किसको सजा हुई थे उसका भ्रष्टाचारी हमको पास कराएंगे, जिसने चारा मोदी को क्यों भगा है, विजय माल्या को क्यों भगा है, प्रज्वल रमन्ना को क्यों भगा है, जो चारों ने देश उनसे कितना कमीशन लिया, आप बताइए ना, आपने कितना चारा खाने वाले के बारे में बोलो ना। नीरव मोदी से कितना लिया, विजय माल्या से कितना लिया? अरे हम देश में संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी सलामत है, हम भगौड़े नहीं होते, हम भगौड़े नहीं होते, हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। करप्शन 1.25 लाख करोड़ दिए थे ना मोदी जी, मोदी जी 1.25 लाख करोड़ दिए थे ना बिहार को, कहाँ डकार गए, कहाँ डकार गए? आप वो पैसा बताओ ना। तो डकारने को नहीं मिल रहा तो पीछे बताओ ना आप। वही डकारने को नहीं मिल रहा तो तड़प रहे हो, वही डकारने को नहीं मिल रहा तो तड़प रहे हो, वो डकारने को नहीं मिल रहा इसीलिए तो तड़प रहे हो कि सब कुछ हो रहा है, हमको डकारने के लिए नहीं मिल रहा इसीलिए तड़प रहे हो। हंगर इंडेक्स में बिहार पीछे क्यों है? बेरोजगारी बढ़ाने में पीछे क्यों है? अभी भी 94 लाख बिहार के, ये सवाल बनता है ना डबल इंजन की सरकार। अब बताइए डबल इंजन की सरकार
94 लाख लोग इसीलिए अभी भी तड़प रहे बिहार हो में ना। गरीबी रेखा से मैं नीचे चारा क्यों खा है? पा रहे हैं। हंगर इंडेक्स में लास्ट मैदान में क्यों है बिहार, आप बताइए ना। इसीलिए तड़पते बिहार चल में रहे हो। मजदूर इतने बड़ी संख्या में मैं क्यों हनुमान पलायन पवार करता है, साहब, बताइए ना। हनुमान पवार साहब, अगर आप पाठक साहब, पाठक साहब, की सरकार हो तो बताओ। अर्जुन खान साहब जरा पहले लालू की पहले हनुमान वो पवार सब साहब लालू यादव की अब देन है। बोले, थोड़ा हनुमान पवार साहब को बोलने दो। हनुमान पवार साहब कांग्रेस पे आरोप लगा था संविधान को हाथ में लेके संविधान का कोई जानकार, बोलिए 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 बोले पवार साहब। पाठक साहब अजय पाठक साहब बीजेपी, अजय पाठक साहब सत्ता में 10 साल से जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उनके प्रवक्ता है और मैं अपोजिशन पार्टी का प्रवक्ता हूं। पिछले 55 मिनट से हम बात कर रहे थे, इनके सरकार के बड़े अच्छे काम हम गिनवा रहे थे, लेकिन ये नहीं थे पाठक साहब। तो इन्होंने जो सवाल खड़े किए उनका जवाब देने के लिए अगर 1 घंटा पहले वो आते तो हम दे सकते थे, लेकिन अब चूंकि मैं अब विपक्ष का प्रवक्ता हूं और सत्ता के पाठक साहब प्रवक्ता है, तो इन्होंने जो आखिरी 7 मिनट में जो बात रखी उसके ऊपर मेरे 3 सिंपल सवाल है। वही सवाल का जवाब पाठक साहब ने देने की मैं गुजारिश बड़े ही क्या बोलते जिम्मेदारी से मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं। संविधान के ऊपर पाठक साहब ने बात की, कांग्रेस संविधान बदलती है, बदल रही है वगैरह वगैरह। मेरा पहला सवाल है इनसे कि संविधान सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू महासभा, जिनको आज बीजेपी वाले पूछते हैं, इसलिए कि कौन ऐसा आदमी था जो 2 से 2.25 हजार लोग संविधान सभा में बैठते थे, संविधान के ऊपर 1 साल 1.5 साल ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे और संविधान बना रहे थे। बाबा साहब जी के साथ में हो, नेहरू जी के साथ में हो, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ में हो, या हमारे पूना से केशवराव जेदे थे, काका साहेब गाडगिल थे, ये सभी नाम कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो कौन ऐसा एक आदमी है, कौन ऐसा एक महानुभाव है, कौन ऐसा एक नेता है, कौन ऐसा एक इनका आदर्श है जो संविधान सभा में था? इसका जवाब पाठक साहब से मुझे चाहिए पहले। दूसरा सवाल, इन्होंने भ्रष्टाचार पे, आरजेडी पे आरोप लगाए, कांग्रेस पे आरोप लगाए। मेरा सिंपल सवाल है कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला अजीत पवार ने किया, ऐसा भोपाल मध्य प्रदेश की सभा में पंतप्रधान साहब ने बोला, और 20 दिन बाद ही उसी अजीत पवार को क्यों महाराष्ट्र के अर्थमंत्री पद की शपथ दे दी? ऐसी क्या मजबूरी थी? 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार करने वाले 20 दिन में महाराष्ट्र के जो बीजेपी साथ में है उनके यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। और तीसरा मेरा सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को किन किन उद्योगपतियों से चंदा लिया, ये क्यों नहीं बताया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने की क्यों जरूरत पड़ी? 3 सवालों के जवाब सुन के जाना है। पाठक साहब, आप बोलना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे पाठक साहब? देखिए, ये पहले मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। इनसे पूछिए कि ये अपनी लिस्ट जाहिर कर दी कि हमने किससे किससे चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड इतना खराब था तो ये चंदा क्यों लिए? पहले दिन ही इन्होंने विरोध करके कि इससे मैं चंदा नहीं लूंगा। इनको ये क्यों नहीं डिक्लेयर इन्होंने कर दिया? इन्होंने क्यों पैसे लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से? और सुप्रीम कोर्ट में सारी जानकारी है और इनकम टैक्स के अंदर भी वो सारी जानकारी सारी पार्टियों को देना पड़ता है। इनको ये जानकारी नहीं है। 1 रुपया भी आप 20,000 के ऊपर जितना भी चंदा लेंगे वो सबका सब चुनाव आयोग में देना पड़ता है। इन्होंने क्यों चंदा लिया? अगर ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत खराब था तो इनको 1 रुपए का भी चंदा नहीं लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हम चंदा नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुझानी, तब तो ये लोग गए नहीं, उससे चंदा घटाघट खा रहे थे, घटाघट ले रहे थे। जिस अडानी और अंबानी को गाली दे रहे थे, इनकी सरकारें उनको छत्तीसगढ़ से लेकर के और अभी उन्होंने कर्नाटक में और राजस्थान में लाखों लाख करोड़ रुपए के उनको काम दे रहे थे। बाहर कुछ हो,
और अंदर कुछ और। यही कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। अरे कितना झूठ बोलोगे पाठक साहब, फिर कितना आप- झूठ बोलोगे, मैं कितना आपके- झूठ मैं बोलोगे, आपके बीच में नहीं कितना बोला। झूठ बोलोगे। मैं आपके सुनो बीच अब में नहीं सवाल, बोला। आपने सवाल पूछा, मैं अब आपके बीच सुनो में ना। नहीं बोला, पहले अरे पूरा सवाल सुन का लो। जवाब दे दो, आपने सवाल तीन का सवाल जवाब दे उठाए, दो। उसका जवाब सुनो ना। अरे आपका आप जवाब नहीं प्राइम सुनोगे। मिनिस्टर, आपका प्राइम आप मिनिस्टर जवाब नहीं अंबानी सुनोगे, अदानी की मुझे पता शादी में है। जाते मेहमानों को खाना बांटता है, तब आपको चलता है। वही जो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के चुनाव लोग में पत्थर कहता है चाटने जाते कि हैं। कांग्रेस को टेम्पो कांग्रेस भर के पैसा सलमान दिया। खुर्शीद अरे से लेकर झूठ के मत प्रमोद बोलो, महाजन बंद तक, करो झूठ। लालू मुंह प्रसाद दिया है यादव तो से झूठ लेकर बोलते के हो। मुलायम सिंह के परिवार तक इलेक्ट्रोल वहाँ बॉन्ड क्या का करने 6,000 जाते हैं? की आप घूस पत्थर आपने चाटने खाई, जाते हैं। 6,000 की घूस आप आपने पत्थर खा के चाटने जाते हैं डकाती दी कांग्रेस के और बोलते सलमान हो खुर्शीद कांग्रेस से ने लेकर खाई। के उल्टा चोर प्रमोद कोतवाल को तिवारी डांटे, तक कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की लोग क्यों जाते पार्टी, हैं? अनूप चोरों टंडन की से पार्टी, लेकर के गद्दारों की पार्टी, परिवार वहाँ क्या देशद्रोहों करने की जाता बीजेपी है? पार्टी 6,000 क्या करोड़ करने खा जाता के है? डकात पत्थर देके चाटने कहते जाते हो हैं कांग्रेस। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। क्यों ले लिया अजित कांग्रेस पवार के को, लोग क्यों पत्थर ले लिया चाटने अशोक जाते चौहान हैं। को, क्यों ले लिया हेमंत बिस्वा शर्मा को? पूरे चोर जमा होकर कांग्रेस के बीजेपी में लोग जाके बैठे अंबानी हैं। के पूरे परिवार चोरों में का गिरोह का पत्थर सरदार, चाटने के लिए जाते हैं। सोने लालू मिशन प्रसाद में यादव के गब्बर लोग सिंह, पत्थर उस चाटने जाते हैं। इलाके के सब मुलायम सिंह चोरों यादव का का परिवार जैसे पत्थर गब्बर सिंह चाटने था जाता वैसा है। मोदी वहां बैठा है। अंबानी झूठ की बोलते शादी में हो, गए थे। देशद्रोही हो आप। अंबानी की शादी आजादी में के गए जंग थे। के खिलाफ थे आप, संविधान के क्यों गए खिलाफ थे? थे सलमान आप। खुर्शीद आजादी क्यों के गए जंग थे? में आपने अंग्रेजों के क्यों जूते गई चाटे थी? हैं। संविधान पूरी सभा में कांग्रेस कौन बैठा क्यों है? गई थी? 6,000 करोड़ चार रुपए का प्रदेशों के चंदा पूर्व खा के मंत्री देखत देते हो। शादी में अजित क्यों गए पवार को थे? चोर लोग जिसको बोलते थे उसको साथ में क्यों लेते गए हो। थे? आपको जवाब वो दो ना। है दिखाने के लिए। क्यों गए जवाब थे दो आप। अंबानी इनकम के शादी के टैक्स, अंदर? इनकम टैक्स को प्रमोद तिवारी हिसाब क्यों देना गए नहीं थे? पड़ेगा। ऐसा अनूप कायदा टंडन किया क्यों आपने, गई थी? ऐसा लॉ लाया आपने। 6,000 करोड़ अमरनाथ का आपने परिवार क्यों अदानी गया था वहाँ अंबानी पे? से घूस खाई। किस लिए गया था अदानी चोरों की अंबानी की शादी में? पार्टी, झूठों की पार्टी, अदानी अंबानी गद्दारों की की शादी बीजेपी में पार्टी क्यों है। गया? संविधान के किस लिए खिलाफ जो गया थे था? उस बताइए विचारधारा की पार्टी है। अंग्रेजों किस के लिए गए जूते थे वहाँ काटने पे? वाले, माफी मांगने वालों की वहाँ आपकी पे पार्टी है। पत्थर चाटने के चोरों लिए गए को, थे। भ्रष्टाचारियों को अपने कांग्रेस पार्टी के में एमपी लेके एमएलए आप शौच पूर्व चूहे खा मुख्यमंत्री के, पत्थर शौच चाटने चूहे गए खा के थे। फिर हज को जाने की बात वहाँ करते पत्थर हो। चाटने गए थे झूठ अंबानी बोलते हो, अदानी की शादी गुमराह में। करते हो। पब्लिक दिखाने में का गाली दो बोलने के और बात अंबानी अलग अलग है आपकी। उठाने के लिए वहाँ अजित जाओ। पवार के खिलाफ भाषण देते हैं और उसको साथ में लेते हैं। 6,000 मैं रुपए, आरजू खान 6,000 साहब, करोड़ का, आरजू खान, 6,000 मैं आरजू खान करोड़, साहब, 6,000 आरजू खान करोड़ का साहब, थोड़ा आरजू खान साहब के सुनते अंबानी हैं। अदानी के बेटे आरजू की खान शादी साहब, में खाना पाठक साहब, बांटने जाते हो। जी। अंबानी अदानी के शादी में का खाना परिवार क्या बांटने करने जाते गए? हो। ये भारतीय जनता पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है आपके यहाँ। बोलिए, बोलिए, आरजू खान साहब, अंग्रेजों आरजू के खान। जूते चाटने वालों की जी पार्टी जी है आप। आरजू खान साहब बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन से कहिए कि थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर ले। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि वो थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर ले। और बीजेपी दलाल थी। मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अभी आईना और दिखाना है। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी आईना और दिखाना है। हाँ, बोलिए। ये लिंचिंग ये करवाने बताओ कि वाले, लालू का परिवार ये क्यों हिंदू, गया था? मैं बताता हूँ लालू ना, का थोड़ा परिवार तसल्ली से पत्थर सुन चाटने के लीजिए। लिए गया था। थोड़ा खामोशी से लालू सुन का लीजिए, मैं परिवार बताता पत्थर हूँ। चाटने गया था। मैं मोदी जी बताता हूँ ना, मैं गए उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा पूरा हूँ। परिवार ऐसा फोटो सेशन कर रहा था कि पूछिए मत। मैं बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा इनकी आवाज को म्यूट कर दीजिए। नहीं, बोलो, इनके बोलो, डूबती दबती जो बोलिए, डूबती बोलिए। रंग, आरजू खान साहब बोलिए। मेरी आवाज म्यूट कर दीजिए, इनकी आवाज चालू रहने दीजिए। ये आवाज, इनकी आवाज सबसे अच्छी है। मेरी ये आवाज हिंदू खराब है मुसलमान का भारतीय बीच जनता बोलने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी खाने हिंदू वालों की मुसलमान का आवाज बहुत झगड़ा अच्छी है। लगाने वाली बीफ खाना कंपनियों से खाने कितना वालों की चंदा आवाज लिया बहुत आपने अच्छी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत? आप बताइएगा, आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत बीफ कंपनियों से कितना चंदा लिया था? आप हिंदू लालू मुसलमान यादव की पार्टी करके कितना लेती है? राम मंदिर में लाखों की जमीन घंटों में, करोड़ों में, कितने करोड़ में बेचा था? आप बताइएगा। आप ये बताइएगा कि राम पथ पे नया नया राम पथ बना, उसमें 25 घंटे क्यों हो गए? आप बताइएगा। आप बताइएगा कि रामलला की छत क्यों चू रही है? देश का संसद के ऊपर छत से क्यों पानी टपक रहा है? अरे झूठे पार्टी के प्रवक्ता, अरे झूठे पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ा बताओगे? आप बताइएगा, आप बताइएगा जरा सा। अरे बीफ कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत कितना पैसा लिया? कितना पैसा लिया मोदी जी ने? से कितना चंदा लिए कितना थे? पैसा लिया? कितना पैसा लिया बीफ कितना कंपनियों चंदा लिए से? थे बताइए। कितना चंदा लिया था बीफ कंपनियों से?
और ये बताइए कि राम के नाम पे शराब माफियाओं की से कितना चंदा लिए थे? मोदी जी को कितना पैसा दिए? भारतीय जनता पार्टी माफियाओं से चारा चोरों ने कितना पैसा दिया था? गड्ढे क्यों चारा हैं? चोर रामपथ पे गड्ढे क्यों हैं? वहां का रेलवे का दीवार ढह क्यों गया है? जहाँ क्या ये बताइए, रामलला के छत से पानी क्यों टपक रहे हैं? अरे कितना करप्शन करोगे? अरे झूठों की पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी, अरे बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाली पार्टी, अरे बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाली पार्टी, राष्ट्र माफियाओं से कितना पैसा लिया? नीतीश कुमार से पूछ लीजिए, नीतीश कुमार से पूछिए शराब माफियाओं से कितना पैसा लिया? नीतीश कुमार से पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए कितना पैसा ले दिए कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है? पूछिए आप नीतीश कुमार से। के बदले नौकरी दिया तेजस्वी ने। तो नौकरी, ये नौकरी स्कैम का क्या है? वी वांट टू नो। आरजू खान साहब जो कह रहे हैं कि नौकरी के बदले इंजीनियरिंग, कैन बी पुट अ साउंड? आरजू खान जी, ये फिर से वो सवाल फिर से दोहराइए, सुनाई नहीं दिया, फिर से दोहराइए। उन्होंने कहा कि वो जो जॉब स्कैम के बारे में तेजस्वी यादव, लालू यादव जी जॉब स्कैम के बारे में बात बोल रहे थे। इनके जो फूफा लोग हैं ना, सीबीआई ईडी वाले लोग, वो आज तक आके क्या निकाल पाए? तेजस्वी यादव के पास से क्या निकाल पाए? इनके जो फूफा है भारतीय जनता पार्टी के, जो इनके प्रकोष्ठ है सीबीआई और ईडी, ये क्या निकाल पाए? कितना दबिश बनाए, क्या निकाल पाए? तुम्हारे जीजा होंगे, इसीलिए वो चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए उन्हीं फूफा तुम्हारे जीजा ने लालू यादव को जेल में डाला। उसी सीबीआई बीफ कंपनियों से कितना पैसा लिया? बीफ कंपनियों से कितना चंदा लिया? अरे राम भक्त बताओगे बीफ कंपनियों से कितना चंदा लिया? कितना चंदा लिया? आप बता दीजिए ना, राम भक्त बीफ कंपनियों से कितना चंदा लिया? तुम्हारे जीजा ने नाम पे लाखों की जमीन कितने जीजा ने कितना चंदा लिया? ये बताइएगा कि देश के मंदिरों से सोना कुंटल कुंटल किलो किलो कैसे गायब हो जा रहा है? आप बताइएगा, इस सवाल का जवाब से पूछो कैसे देश के मंदिर से सोना कौन चुरा रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी उनको संशोधन जो चोर को समझाए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षित कर रही है क्या? बताइए इसको। फाइनली अजय पाठक साहब, मोदी साहब ने कहा कि विकसित भारत, मोदी साहब ने कहा, पाठक साहब कितना पैसा लिया बताइए जरा साहब। पाठक साहब, मोदी साहब ने कहा 2047 24/7 15 पॉइंट रोड मैप फॉर विकसित भारत, सब विजय विकसित भारत का संकल्प लेकर मोदी साहब ने कहा। मगर इनका कहना कि एरोगेंस, अहंकार अब भी है कि राहुल गांधी को आप 5th रो में बिठा दिए, वो एक चर्चा का विषय भी था। आप बोलना चाहेंगे तो अजय पाठक जी। प्रदीप जी, हाँ, अगर ये अपशब्द बोलेंगे तो उससे खराब मैं बोलूंगा। अपशब्द तो नहीं बोलेंगे, कोई नहीं। इनको बोलिए पहले, अपशब्द नहीं आरजू खान जी, अपशब्द की थी। आप हमसे वरिष्ठ हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन शुरुआत आपने की थी लालू जी के ऊपर। जब आप हमारे लालू जी को, जब हमारे नेता को बोलिएगा तो हम जरूर बोलेंगे। आप ये चीज कान खोल के सुन लीजिए कि जब हमारे माननीय नेता को अगर आप बोलिएगा तो हम जरूर बोलेंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अरे हम बिहारी हैं। कांग्रेस ने दिलवाया, भारतीय जनता पार्टी नहीं दिलवाया। लालू जी को जेल कांग्रेस ने भेजा, भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजा। आपको जानकारी नहीं है, उल जुलूल बातें करने के लिए बैठते हैं। कांग्रेस ने सजा दिलवाई, कांग्रेस ने जेल भेजा, कांग्रेस ने मीसा पैदा किया। कांग्रेस की देन मीसा है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, आप बोलना नहीं चाहते कांग्रेस के बारे में एक शब्द। जिस कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को जेल में ठूस दिया, जिसने सीबीआई लगाई, जिसने जेल भेजा, जिसने सजा करवाई, उस कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हो और उस कांग्रेस के बारे में भ्रष्टाचारी कहते थे। आप जिसको दुष्यंत चौटाला का भ्रष्टाचारी कहते थे, जेल में चक्की पिसवाने की बात करते थे, आप उसको डिप्टी सीएम क्यों बनाए?
आप अजीत पवार को फिर जेल में क्यों बोलने नहीं लगे डाले? बीच में। आप छगन भुजबल को बीच जेल में में मत क्यों नहीं बोलो। डाले? आपकी बारी आई भ्रष्टाचारी तो तो भारतीय बोलना। जनता पार्टी है। आपकी देश के बारी जिन आई जिन तो लोगों ने बोलो। भ्रष्टाचारी कहती है उनको अपने पार्टी में लेके आती है। अर्जुन गांधी जब 2 मिनट बारी बोलने आई दीजिए, तो तो फाइनली आप बोल भारतीय देना। भारतीय जनता पार्टी 2 मिनट बोलने दो। पैसे लेते हैं आप और दूसरे को आप भ्रष्टाचार बताते हैं। अजय पाठक साहब को 2 मिनट बोलने दो। अर्जुन खान साहब मैं आपके पास आता हूं उसके बाद। आप बोलिए, पाठक साहब बोलिए, फिर मैं अर्जुन खान के पास आपके पास जाता हूं। पाठक साहब बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो 14 सूत्री 15 सूत्री कार्यक्रम दिया है, उसी से देश समृद्ध हो रहा है। हमारी 67 योजनाएं नीचे तक उतरी। आप एक कल्पना करके देखो, 10 साल इनकी सरकार चली, कांग्रेस और इनके गठबंधन की सरकार चली, और 10 साल बाद जब चुनाव आए तो 44 सीटों पे सिमट गई। कांग्रेस और इनकी पार्टियां मिलकर के 36 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी और 44 सीटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल गोर गरीब गांव और नौजवानों के लिए काम किया, इसलिए 240 सीटें आई और पूरा का पूरा तथा कथित एनडी गठबंधन मिलकर के भी 240 सीटें, अकेले भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें वो नहीं ले आ पाए। तो ये इस देश के लोग जानते हैं कि कौन विकास कर सकता है और कौन विनाश कर सकता है। ये लोग 10 साल सरकार चलाने के बाद इस देश की जनता ने इनकी औकात बता दिया कि इनकी औकात क्या है और किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया। 2G से लेकर के और जीजा जी तक सिर्फ इन्होंने करके औकात आपकी बताई है। आप मत भूलिए, आप जनता के जनादेश का जो है अपमान मत करिए। आप जनता के जनादेश का अपमान मत कीजिए। 240 सीटें करके औकात आपकी बताई देश की जनता ने। देश की महान जनता ने आपके मुंह के ऊपर जन्नतेदार तमाचा मारा है। आपकी 63 सीटें 240 सीटें दे करके हमारे मुंह पे तमाचा मारा है और 36 पार्टियां मिलकर के 225 सीटें ले आई, उनको पैरों तले कुचल दिया। यही कहना, अकेले थे क्या? आप अकेले थे? आपके साथ कितनी पार्टियां थी वो बता दीजिए ना। आप अकेले लड़ रहे थे क्या? 240 सीटें आई क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही थी क्या? और गठबंधन की 293 सीटें आई है। गठबंधन की 293 सीटें आई है और अकेले 240 सीटें आई है भारतीय जनता पार्टी की। जब पिछली बार आप गठबंधन में लड़ रहे थे 400 चाहिए था ना, आपको 400 पार चाहिए था ना संविधान बदलने के लिए। आपको 400 पार चाहिए था ना संविधान बदलने के लिए। इसीलिए देश की जनता ने आपका कमान काट दिया। इसीलिए देश की जनता ने आपका कमान काट दिया। उसीलिए तो आपको भी 350 सीटें चाहिए थी। दिया क्या भारतीय देश की जनता ने? आप भी तो 350 सीटें मांग रहे थे, कितनी सीटें मिली? हम उसका सम्मान करते हैं। पार्टियां मिलकर जो भी जनता ने जनादेश दिया और आप तो अपमान कर रहे हैं। सम्मान पे हमको जितनी भी सीटें मिली आप जनता का सम्मान करते हैं। आपकी तरफ अपमान थोड़ी करते हैं। जनता का अपमान तो आप कर रहे हो। ऐसे कर रहे हो जैसे आप सत्ता में हो और हम विपक्ष में आ गए हैं। ये पूरा देश देख रहा है। अभी चुनाव फिर से हो रहे हैं। 3-4 प्रदेशों के, 2 प्रदेश को हो गए, 2 प्रदेश के होने वाली है। इसी देश की महान जनता फिर से वोट करने जा रही है और क्या दशा होगी उसी बिहार से लेकर के महाराष्ट्र का आप देखिएगा। अभी हुए हैं ना सबसे ज्यादा इंडिया ब्लॉक का आया है सीट। सबसे ज्यादा इंडिया ब्लॉक का सीट आया। कहाँ है? आपको नहीं समझ में आया? उपचुनाव के नहीं समझ में आया आपको? अभी उपचुनाव हुए थे ना। अरे अभी चुनाव भी होने जा रहे हैं। हरियाणा के भी होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भी। देखिएगा इस देश की जनता क्या करती है। आप चिंता मत करिए, 370 हटाने के बाद भी आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़े। बर्बाद करने 370 हटाने के बाद भी 370 हटाने के बाद भी आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ा। मगर अजय पाठक साहब जो कह रहे हैं कि 370 एब्रोगेशन मोदी साहब का कहना है कि बहुत जबरदस्त विकास हो गए। मत बोलिए, वंदे भारत से लेकर मैं पूछ रहा हूं जनता सम्मानित जनता है, सबको समझती है। सबको समझती, इसीलिए तीसरी बार सत्ता में ले आई है। समझती है, इसीलिए तीसरी बार सत्ता में ले आई है। कांग्रेस की 80 से 84 के बाद जितनी सीटें आई, गुणा गणित कर लेना, उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2024 में अकेले आई है। खुश होइए 63 साल के भी खुश होइए। पाठक साहब जो 63 सीट हार के भी खुश होइए। जनता ने दे दिया, 2 सीटें दी तब भी हम खुश थे।
और देश की 240 जनता ने सीट देख तब भी लिया कि खुश देश थे। के यशस्वी प्रधानमंत्री जी झूठ के फैक्ट्री है, जब दी थी झूठ तब भी के हम खुश फैक्ट्री थे। है। और 240 दी तब भी हम खुश हैं। तड़फो और मरो आप लोग कि हम देश को लूट नहीं पा रहे हैं, चारा नहीं खा पा रहे हैं, नौकरी के बदले हम कितना कमीशन लिया, जमीन नहीं 20 ले पा कंपनियों रहे से हैं। कितना कमीशन तो लिया, राम के नाम पे क्यों? ये लाखों की जमीन कितने करोड़ में बेची थी, कितना फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हुआ? प्रज्वल रवन्ना पे आरजू खान कितना हुआ? आरजू खान जी, मैं अजय पाठक, अभी आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बारे में पूछा। झोंक देने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हुआ? आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बारे में आरजू खान साहब आपने पूछा। कितनी सीटें मिली? सक्सेस, अजय पाठक साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि आर्टिकल 370 वाज अ सक्सेस। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन बहुत बड़ा सक्सेस है। वंदे भारत ट्रेन वहां पर वो विकास हुआ, टूरिस्ट फुटफॉल ज्यादा हुआ। तो मैं रिमूव करना चाहूंगा। बोलिए बोलिए, फाइनल वर्ड बोल के हम लोग इसको चीज समाप्त कर लेते हैं। बोलिए आरजू खान साहब बोलिए। देखिए, मुझे ये चीजें चलती रहेगी। मैं 1.5 घंटे से ज्यादा चैनल पे आपके बैठ गया हूं। हाँ, कोई बात नहीं, फाइनल वर्ड करके हम लोग खत्म कर लेते हैं। ये फाइनल वर्ड बोलिए, फाइनल वर्ड। आर्टिकल 370 सक्सेस या फेलियर? आर्टिकल 370 सक्सेस करने के बाद क्या ऐसी डर रही, क्या ऐसी लाचारी और बेबसी रही कि ये जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन कश्मीर में लड़ने नहीं गए? ये क्या रही? आप बताएं ना। वहां के जो आवाम है, वहां के जो लोग हैं, वहां की जनता के आंखों में आंख डाल के ये क्यों नहीं बात करते हैं? ये तो दम भरते थे ना कि 370 हमने हटा दिया, तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं लड़े आप? एक सिंगल आदमी आया है, ये आदमी, इसको मैं दाज देता हूं और पूरे देश जम्मू कश्मीर की तरफ से इस आदमी को आशीर्वाद देता हूं कि इसने स्वीकार तो किया कि 370 हटाना उचित था। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इलेक्शन क्यों नहीं लड़े आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? किस चीज की डर थी? Thank you. सीना ठोक के अपने 56 इंच के सीना को, सीना ठोक के लड़ेंगे, जिसमें हवा भरा है, ये करने के बाद भी आप क्यों नहीं गए? जनता के बीच में क्यों नहीं गए? इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में क्यों नहीं गई? कितनी सीटों में लड़ेगी जम्मू कश्मीर में, वो भी बता के जाओ। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। थैंक यू आरजू खान साहब, थैंक यू अजय पाठक साहब, thank you so much Arzu Khan sahab, thank you so much for being on the show, thank you so much, we enjoyed your company, you enjoyed it. We enjoyed the debate. Thank you so much. It has been a fantastic debate where discussions were content based. We talked about issues affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As we all say, the preamble to the constitution, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief, right to life, liberty and pursuit of happiness. Fraternity is believing in absolute brotherhood, eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. And as always we say, all political parties, whichever ideologies they belong to, you come together to protect the constitution. Because if the pillars of the constitution are safe and sound, then the constitution survives. And if the constitution survives, the nation survives. And we know that all political parties together will see the nation survives. That's to subscribe to the channel. You need to subscribe to the channel to get more news from Nation Now. And that's Nation Now. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.